क्योंकि हमें कोई जॉब नहीं देता। अब जब पेट पालना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, जब कोई काम ना दे तो फिर अब हमें ये काम भी करना पड़ेगा। हमारे समाज के लोग सिर्फ इन तीन काम को ही करते थे। और ओके। जब हम सेक्स वर्क में जाएंगे तो बीमारियां तो अपने आप ही हम अपने साथ लेकर आएंगे। यस। तो उस टाइम पे यही था कि कम्युनिटी को, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के बहुत सारे HIV एड्स के टारगेटेड इंटरवेंशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे 2010 के अंदर। तो वो फिर वहां से जर्नी एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरी स्टार्ट हुई ओ। थी। कि सोसाइटी से मेरा यही कहना है कि सोसाइटी के ही हम भी बच्चे हैं। हर लोग इंसान है, इंसान को इंसान की तरह समझे, वैसे ट्रीट करें। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सेंसिटाइज हो जाए, क्योंकि एक होता है पढ़े लिखे होना, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपके पास परिवार का सपोर्ट है, उनके संस्कार हैं, तो आप किसी का बाहर किसी ट्रांस का दिल दुखा के अपने उन संस्कारों पे कालक ना पोते, मैं यही कहूंगी। तो फिर क्या पेरेंट्स उनको छोड़ पेरेंट्स देते हैं? उनके खुद देते हैं हमें बुलाकर। अच्छा, अभी खुद तक तो का यही बच्चा, लगता था खुद कि का उठा बच्चा के ले। हमें खुद दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, हम तुमसे मांगने आए हैं। हमारे डेरों में पैगाम भिजवाए जाते हैं कि आ जाओ, किसी के पैदा हुआ है ऐसा बच्चा, आप उठा के ले जाओ। सबसे बड़ी चीज, 6 महीने तक कोई भी बच्चा पालना हो तो माँ का दूध सबसे जरूरी होता है। तुम 3 दिन का बच्चा हमें दे रहे हो, हम कैसे पालेंगे? हम भी तो किसी औरत को ही देंगे उस समय पालने के लिए कि तुम इस बच्चे को पालो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं बुलबुल साहनी। चैनल का नाम है बुलबुल रूहानी गुफ्तगू। हम आपके पास इस चैनल पर बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे और आपको फायदा देने वाले पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आज हमारे बीच में है मिस पिया। ये बहुत ही प्यारी एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने अपने किन्नर समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। और इनका उद्देश्य है कि जो बच्चे, जो किन्नर समाज के बच्चे हैं, जो बिल्कुल भी अभी कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये उनको बहुत कुछ सिखाती हैं। इनके अपनी संस्था चलती है और ये बहुत हटके एक शख्सियत है कि जो इतनी खास है। ये अपने समाज के बारे में हमें बताएंगी और उस पर क्या गलत फहमियां लोगों को हैं उसको दूर करने के लिए आज हमने इनके साथ रूबरू होने का प्रयास किया है। आपका स्वागत है मिस पिया। थैंक यू सो मच बुलबुल जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम पिया है, मैं सतरंगी समाज फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और अपने समाज के लिए मैं काम कर रही हूँ, ट्रांस कम्युनिटी के लिए। और पहले तो धन्यवाद, मुझे यहाँ आपने मौका दिया कि मैं सोसाइटी के आगे अपनी बात रखूं, ताकि लोगों को पता चले जो भ्रांतियाँ और भ्रम जो लोगों को बने हुए होते हैं हमारी कम्युनिटी के बारे में, वो दूर हो पाए। Yes. सबसे पहले पिया जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में और अपने बचपन के दिनों को कैसे याद करती हैं। ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन हमें शुरुआत करनी चाहिए और हमने पिया जी से परमिशन लेकर ही इस क्वेश्चन की शुरुआत की है। हाँ, बचपन के दिन, बचपन कैसा बीता अगर इसके बारे में बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं बीता, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे मैंने फेस किया था। क्योंकि उसमें इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता कि जो मेरे साथ हो रहा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर पे हो या बाहर सोसाइटी में हो, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी। मुझे जब पता चला था कि मैं इस कम समाज से आती हूँ या कुछ है, 7-8 साल की उम्र का बच्चा क्या होगा अगर उसे पता चले कि वो इस उम्र में ये ऐसे हैं, तो वहाँ पे मैं अपने समाज में उस टाइम पे चली गई थी। हाँ, मैंने घर नहीं छोड़ा, मैं घर से नहीं भागी, ना मैंने इस तरह का कोई कदम उठाया, बट मैं अपने समाज के उस समय में टच में आ गई थी। जो हमारा डेरा सिस्टम होता है हमारे समाज के अंदर, यस यस। उसमें मैं मतलब एक तरह से इन्वॉल्व होना शुरू हो चुकी थी। स्कूलिंग बीती थी तो उसमें भी प्रॉब्लम आई थी। लोगों के ताने बहुत सुनने को मिले थे बचपन के अंदर कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे हो, तुम हम जैसे नहीं हो। चाहे कुछ भी हो, एक बच्चे के लिए एक जेंडर से दूसरे जेंडर में निकल के जाना बहुत सबसे बड़ी मुश्किल है। उस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि हमें पता नहीं चलता था कि उस समय क्या सिर्फ मैं अकेली ऐसी हूँ, क्या मेरे जैसे और भी बच्चे हैं। तो उस टाइम पे यही ध्यान रहता है कि
जनरल सोसाइटी के अगर वो लड़का लड़की के साथ ना खेल के अपने जैसे लोगों को ढूंढना। ओह। और उस समय ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक थी कि अपने लोगों में कैसे ढूंढा जाए, कैसे जाए, क्या मैं अकेली ऐसी हूं या मेरे जैसे और भी हैं। तो ये सारी चीजें, इसी में बहुत ही सारा बचपन बीत गया। बहुत आपको बहुत फेस करना पड़ा। और ये मैं मानती हूँ कि ऐसा अक्सर होता है कि समाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पेरेंट्स तो चाहते हैं मेरा बच्चा मेरे साथ में ही रहे, लेकिन आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई कि आपने अपना घर नहीं छोड़ा। तो आपको अपनी पहचान का एहसास कब और कैसे हुआ? ये चीज तो बुलबुल जी, ये शुरू से ही था कि मैं अलग हूँ। यही चीज रहती है कि 8-9 साल की उम्र में कैसे पता चलेगा कि तुम क्या हो। ना मैं अपने आप को मेल में देखती, ना मैं अपने आप को फीमेल में देखती, मैं शुरू से ही अपने आप को अलग देखती हूँ। लड़की बनने का ये शौक कह ले, ये एक वो कहते हैं कि हम गलत शरीर में हैं, अपने आप को आत्मा हमारी अलग है। हमारी मानसिक स्थिति उस समय कह लें कि कैसी हो सकती है कि हम नॉर्मल नहीं है। लोग हमें ये कहते हैं कि हम नॉर्मल नहीं है, पर ऐसा है नहीं है कि भगवान ने बनाया ना ये तो। बट ये तो इसमें ये हो जाती है हम नॉर्मल है। मुझे लगता है सोसाइटी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो हमारी तरफ इस तरह का ट्रीट करती है यस, कि हम उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीजें। समाज को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है दर्शकों। क्योंकि जहां तक मैंने भी बहुत इन लोगों से मिली हूँ, मैं भी बचपन से ही इनके संपर्क में बहुत आती जाती रही हूँ। और जब मैंने शिव पुराण पढ़ी, जब मैंने ग्रंथ पढ़े, तो उसमें किन्नर समाज को एक बहुत ही दैवीय रुतबा दिया गया है, जो कि लोगों को बहुत कम पता है कि हाँ, वो अलग हैं बहुत। क्योंकि वो उनकी जो योनि है ना, वो देवताओं से जुड़ी हुई है। हमारी जो अगर किन्नर समाज की बात करूं, उप देवताओं में आते हैं, यस, जैसे देव, यश, गंधर्व, किन्नर। यस, ये चार जो होती हैं, ये सब उप देवताओं में आते हैं, तो हमें उसमें माना जाता है। अगर हिस्ट्री में जाओगे, शिव पुराण है, रामायण है, महाभारत है, उसमें ऐसे बहुत सारे करेक्टर हैं जो हमारे समाज के लोगों ने निभाए हैं। और वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है ये सारी चीजें। इसी में ही ये चीज रह जाती है। बट जब हिस्ट्री में जब हम जाते हैं, जो अंग्रेज भारत में आए थे, हमारा वहां से रुतबा जो था वो गिर गया। क्योंकि अगर हम मुगल काल देखते हैं, तो राजा के जो बादशाह होते थे, उनकी रानियों की हिफाजत के लिए किन्नर समाज के लोगों को रखा जाता था। यस। क्योंकि उसमें भी हम उनकी रानियों के साथ रहते थे, उनकी रानियों की तरह रहते थे। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, उन्होंने जैसे जैसे पूरे भारत पे कब्जा किया, तो उन्होंने हमारे समाज के लिए ऐसे ऐसे कानून पास किए थे उस समय। और वो कानूनों के बस नाम चेंज होते गए, बट कानून वही रहा। और ये हमारे लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक थी कि जहां ये समाज के लोग मिले, इन्हें उठा के अंदर कर दो। ओ। अगर उस टाइम पे जब हमारा जो बधाई कल्चर है, अगर आप उस टाइम के जो हमारे बधाई के अगर गाने अगर आप सुनोगे, उसमें भी यही लिखा गया है कि हम लोगों को कहते हैं कि उठो, अपने लिए आवाज उठाओ, अपने लिए क्या कहते हैं, ये जो अंग्रेजों ने कि तुम उस दास बने हुए हो, इस दासता को तोड़ो। उस टाइम पे भी किन्नर समाज ने यही काम किया था, जब हमारा देश गुलाम था। और उसमें जो उन्होंने कानून बनाए थे, वो चेंज किए। अब जैसे 1947 में भारत आजाद हो गया था, बट वो कानून हमारे लिए तब भी रहा था, बस नाम चेंज कर दिया, सजाएं वैसी की वैसी ही चल रही थी। बट अगर हम बात करें, हमारा जब नालसा जजमेंट, जब हमें पहचान मिली थी 2014 में एज ए ट्रांसजेंडर, जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अप्रैल के महीने में, ये सबसे बड़ा जजमेंट था हमारे लिए। क्योंकि 1947 से 2014 तक का जो टाइम था, हमारे लिए कुछ नहीं बदला। वही स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन होता रहा था। बट कोर्ट ने उस समय जो क्या कहते हैं, नालसा जजमेंट जब हमारे लिए आया, ये बहुत बड़ी चीज थी कि हमें भी अब एक पहचान मिली थी। क्योंकि हम संविधान में 2014 से ही आए थे। बहुत बढ़िया। उससे पहले हम सब क्या संविधान में थे ही नहीं कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इस भारत के अंदर। तो हमारे भारत ने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया है। उसमें यही है कि नालसा जजमेंट जो था, जब सुप्रीम कोर्ट का आया, तो उस टाइम मैं वो जजों का ही धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने हमारे दर्द को समझा और हमें एक अलग पहचान ट्रांसजेंडर्स के रूप में दी। यस। तो उस समय आपके परिवार और आसपास के लोगों का रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन यही था कि पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, माँ बाप ने नहीं मुझे कभी कहा कि तू घर से निकल जा, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, टिपिकल ओह वाओ, फैमिली से क्या आती कास्ट हूँ। है आपकी? मेरी कपूर कास्ट है। ओह वाओ, तो सो इसमें नाइस। दिक्कत होती थी कि क्या कहते हैं कि पंजाबियों का लड़का
क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया था अच्छा, उस एज अ समय, बॉय। एज ए बॉय। बट मैं एज ए बॉय रहना नहीं चाहती थी, मुझे एज ए गर्ल रहना पसंद था। तो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम वहां पे फेस हुई थी कि हाँ ये कैसे रहेगा, कि वो एक कहा जाता है ना, एक ताना मारा जाता है, हाँ। वो देखो एक हिजड़े का बाप जा रहा है। हम्म। वो एक चीज से निकलना, और वो उस टाइम पे मेंटल स्टेज बहुत बुरी होती है, वो उनको क्योंकि फेस सोसाइटी करना की पड़ता है। आदत है। उस टाइम पे यही था कि मेरे पापा ने उस समय मुझे यही कहा था, जो करना है घर पे रह के करो, बाहर हम ऐसे नहीं निकलने देंगे। उस समय मैंने कहा ठीक है, मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। अच्छा। अगर आपको दिक्कत है मेरे से तो आप मुझे बता देना, मैं ये घर छोड़ दूंगी। ओ। उस टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जो मेरे चाचा वगैरह थे उन्होंने साफ कहा था कि हम इसे अपने फंक्शंस में नहीं बुलाएंगे, अगर इस तरह से ओ। इसने चीजें करनी है। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मत बुलाना। बट आज का टाइम यही है कि जब तक मैं ना जाऊं तो उनके फंक्शंस नहीं होते हैं। ओ, क्या बात है। ये चीज ये रहती है। आपकी ही, एक तो आपका लक कह लें, आपकी मेहनत कह लें, आपका जज्बा कह लें, कि जो आपने सोचा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो दर्शकों, हमारे बीच में जो ये आज पिया जी हैं ना, अभी आपको इनको अंत तक जरूर सुनिएगा। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं इस दुनिया में आकर, कि अपने किन्नर समाज का नाम तो रोशन किया है और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया है। उन माता पिता का दुख कोई नहीं समझ सकता। शायद आप भी वो चीज नहीं समझ पाओगे जो एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है और उसको जब ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो दर्द जो है, या तो वो समझ पाएंगी या आप समझ पाओगे, और बट कोई नहीं समझ यही सकता। होता है कि हम अपने क्या कहते हैं, पेरेंट्स के लिए वही बच्चे हैं। यस। चाहे बेशक हम एक लड़का बन के नहीं काम उसने तो करना आपको चाहते नौ हैं, महीने कोख में रखा है। बट एज ए ट्रांस मुझे बन के रहना है तो मैं एज ए ट्रांस बन के रहूंगी। बट अभी भी उसके लिए मैं वही बच्चा हूँ, और वही मेरे लिए माता पिता हैं। क्योंकि मैं इस चीज में आपके आपको लकी मानूं या कुछ भी है, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट किया एज ए ट्रांस। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, उन्हें अब इस चीज से कोई दिक्कत नहीं, और मेरी पूरी फैमिली को इससे अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत। स्कूल या कॉलेज के दिनों में भी आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा? स्कूल ये आपने स्कूलिंग कहाँ से की है और क्या आपने पढ़ाई की है, जरा बताएंगे आप? हाँ, मेरा 5th तक प्राइवेट स्कूल था, जैसे होता है। उस 6 से 10 तक मेरा गवर्नमेंट स्कूल रहा है विकासपुरी में, मैंने वहां से अपनी स्कूलिंग की थी। उसके बाद 10th के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था, तो बच्चे आपको परेशान क्योंकि करते उस थे? टाइम पे बुलिंग बहुत ज्यादा स्कूल में होती थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, और दूसरा टीचर्स भी अवेयर नहीं थे उस ओ। वो आज के टाइम पे भी टीचर अवेयर नहीं है इस चीज के लिए कि ट्रांसजेंडर्स क्या होता है। ये बहुत गलत एक ये सबसे मुद्दा है। बड़ी चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, 10-12 साल की उम्र में हार्मोन्स चेंज होते हैं। ओके। हार्मोन्स की सारी चीजें होती हैं इसमें। हार्मोन्स जब डिसबैलेंस होंगे कम्युनिटी के बच्चों को, तभी पता चल जाता है कि हम आम लड़का नहीं है या आम लड़की नहीं है। तो उस टाइम पे होता है कि मुझे अगर बैट दोगे, मुझे बैट के साथ नहीं खेलना, मुझे डॉल के साथ खेलना है। ये मेरा शौक नहीं है, बट मुझे वो वैसे करना है कि मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। मुझे लड़कों के कपड़े नहीं पहनने, मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने हैं। तो ये मेरी ऑन चॉइस है इस तरह ओ। की। तो यही चीज वैसे रहती है। और उस समय होता है, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें, शायद उनके बच्चे और भी लायक बने। अगर उसी टाइम पे हम थोपे नहीं तुझे यही करना है यही करना है, उस टाइम पे हमारा डिप्रेशन इतना ज्यादा, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। कि ये आज कई केसेस हो चुके हैं कि बच्चों की स्कूल में इतनी बुलिंग होती है कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते ओ। हैं। ऐसे ही पीछे भी एक केस था, डीपीएस का भी 2-3 साल पहले आया था, जिसमें एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। फरीदाबाद का वो केस था, जो बहुत गलत था, क्योंकि स्कूल में उसके साथ हरेसमेंट भी हुआ, स्टिग्मा भी हुआ, डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ। वो बच्चा डिप्रेशन में भी था, और वो बच्चा उस टाइम पे 14 साल की उम्र में इतना अच्छा नेल आर्टिस्ट था, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये उसका खुद का हुनर था। ओ। तो ये तक चीजें होती हैं, तो क्योंकि ये जैसे। स्कूल को सबसे पहले सेंसिटाइज होना चाहिए इन चीजों इश्यूज को लेके। क्योंकि हर जगह बच्चे भी, आप कह दें कि सारे लड़के स्ट्रेट, मैं नहीं मानती सारी लड़कियां स्ट्रेट नहीं। ये कोई 6 मैन या 6 वुमेन वाला सीन नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी है। अगर मैं LGBTQI कम्युनिटी की बात करती हूँ, तो ये सब इसी कम्युनिटी से, इन्हीं जेंडर से ही निकल के आती हैं। ओके। तो जैसे कि आपके पेरेंट्स ने शो किया कि आप एक बॉय हो, और जब आपका मन करा कि मैं एक गर्ल हूं, तो उसमें आप जो चेंजेस आए, उसमें भी बहुत आपको दिक्कतों का पेरेंट्स को सामना करना पड़ा उसमें होगा। तो प्रॉब्लम हुई थी, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं रहना था।
बट मैं ऐसे रहती थी, बाहर जाके मैं चेंज कर लेती थी। अच्छा। इससे ये होता था घर वालों को भी ना पता चले, मैं भी अपने शौक पूरे कर रही ओह, हूँ उस टाइम पे। नाइस। ये चीज एज ए चाइल्डहुड मेरा इसी में ही बीत गया था। बट अगर कॉलेज लाइफ की बात करूँ, कॉलेज मेरा एसवाल से ग्रेजुएशन मैंने की थी, बट उससे पहले मुझे निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग बंद करने का बहुत शौक था कि मैं एज ए फैशन डिजाइनर अच्छा। बनूं उस टाइम पर, क्योंकि एक था शौक उस टाइम। बट मैंने 2 सेमेस्टर बाद ही मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मैं निफ्ट की स्टूडेंट थी। उस समय दिल्ली का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट वही था। बट वो ड्रॉप आउट करने के बाद, क्योंकि वहां पे भी सेम चीज, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग बहुत ज्यादा थी, तो छोड़ दिया। तो अपने समाज से तो मैं जुड़ी हुई थी, तो बाहर कॉर्पोरेट्स में भी जॉब की, बड़े बड़े बीपीओस में काम किया, 3-4 साल इसी तरह मैंने निकाले। बट उसमें भी यही था कि 3 महीने कहीं जॉब कर रही हूँ, 6 महीने कहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक चीज था। वहीं पर ही सेम चीज होती थी, बुलिंग वगैरह। कब तक हम रहे, हरेसमेंट तक कितनी बार हुआ था। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो मेरी जो समय, क्या कहते हैं, हमारे किन्नर समाज से ही आती हैं वो, उन्होंने एज ए ऑर्गेनाइजेशन अपना एनजीओ एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया, जिसमें उनको प्रोजेक्ट मिला। गवर्नमेंट से भी हमें अगर काम करने का मौका मिला, वो सिर्फ HIV एड्स के ऊपर था, ओह। क्योंकि उन्हें लगता था कि किन्नर समाज के अंदर HIV का बहुत ज्यादा रेट हाई है। उस समय हाई भी था, क्योंकि देखो, एक टोली बधाई वो हमारा कल्चर है। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, हर रेड लाइट पे भीख मांगते हुए हमारे समाज के हाँ, ये लोगों भी को। मेरा क्वेश्चन है अभी तो कि इसमें ये चीज, और उसके साथ है तीसरा, सेक्स वर्क, क्योंकि हमें कोई जॉब नहीं देता। अब जब पेट पालना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, जब कोई काम ना दे तो फिर अब हमें ये काम भी करना पड़ेगा। तो हमारे समाज के लोग सिर्फ इन 3 काम को ही करते थे। और ओके। जब हम सेक्स वर्क में जाएंगे तो बीमारियां तो अपने आप ही हम अपने साथ लेकर आएंगे। यस। तो उस टाइम पे यही था कि कम्युनिटी को, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के बहुत सारे HIV एड्स के टारगेटेड इंटरवेंशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे 2010 के अंदर। तो वो, फिर वहां से जर्नी एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरी स्टार्ट हुई थी। ओह। आपको अपने जीवन का कौन सा पल सबसे ज्यादा गर्व से भरा महसूस होता है? वो आप छोटा सा एक पल शेयर करें। हाँ, पहले ये होता है, जैसे हमने अपना सोशल एक्टिविज्म का काम स्टार्ट किया था HIV एड्स अवेयरनेस में, अपने लोगों की HIV से मरने से जान बचाना। ओह, वेरी नाइस। मोस्टली यही होता है हमारी कम्युनिटी के, क्या होते हैं, हम हार्मोन्स थेरेपी लेते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, चाहे एक लड़के से लड़की बनना हो हम्म। या लड़की से लड़का बनना हो। तो हार्मोन्स की मेडिसिन होती हैं, उनका डोज बहुत हाई होता है, बट हमें लेनी होती है। ओके। हमें अपना शौक, हम लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं, हार्मोन्स ट्रीटमेंट लेते हैं, बाद में सर्जरी को जाते हैं, चाहे हम अपनी टॉप सर्जरी कराएं, चाहे हम बॉटम सर्जरी कराएं। उसमें बहुत ज्यादा प्राइवेट जाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं हम्म। हमारे, एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। अगर हम नॉर्मल लड़का लड़की अगर जॉब करते हैं, 25,000 30,000 उनके खर्चे पूरे हो जाते हैं। हमारे 70-80 हजार में भी खर्चे पूरे नहीं होते, क्योंकि आधे से ज्यादा तो हमारे एक्सपेंसेस में ही चले जाते हैं, ओह। क्योंकि हमें ट्रीटमेंट सारे लेने होते हैं। जब तक ये नहीं लेंगे तब तक हमें तसल्ली नहीं मिलती कि हम पूरी तरह से अपने आप को, बॉडी को हम चेंज करना चाहते हैं, हम कैसे चेंज करें। हम्म। हम इसी चीज में ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है आजकल, जब मेरा भी स्टूडियो था, नेल आर्ट भी सब कराते थे, हेयर ट्रीटमेंट भी लेते थे, स्मूथनिंग भी कराते हैं। और मैंने फैशन शो भी बहुत किया है किन्नर के साथ में। उन्होंने इतना बढ़िया, मतलब वो कह नहीं सकते कि वो किन्नर समाज है। हम्म। बहुत हाई स्टेटस में भी चले गए हैं वो लोग। लेकिन वो यही बात है कि वो अपने दम पे गए हैं, उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये चीज तो है, सपोर्ट किसी का नहीं रहता, किसी को भी, जो भी है, हमें सारी चीजें अपने दम पे, क्योंकि सपोर्ट कैसे रहेगा। मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, 100 में से 1% लोग ही फैमिली के साथ रहते हैं। बाकी 99 ने तो अपनी फैमिली छोड़ी होती है, फैमिली के टच में नहीं होते। अब जो बच्चा है जिसने परिवार छोड़ दिया है, वो कैसे काम कर पाएगा। अब उसे तो यही लगेगा, क्योंकि डेरे सिस्टम में अगर जुड़ेगा, टोली बधाई हर कोई नहीं जाता, क्योंकि सबको टोली पे हम नहीं भेज सकते। बैगिंग है या सेक्स वर्क है, अब अपने शौक पूरे करने हैं, अपना पेट भी पालना है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई काम तो करना ही तो पड़ेगा। आप इन चीजों को रोकने के लिए, जो जो लोग ये बेगर्स बन गए हैं, तो उनको रोकने के लिए, या मतलब आपका समाज जो है वो कुछ कर रहा है? आप तो एक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, और लोग भी जुड़े होंगे, या गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है इनके लिए, या वो मानते ही नहीं है? ऐसा कुछ आप शेयर करेंगे? एक्चुअली इसमें क्या है कि, क्या कहते हैं, हम अपने इस समाज को यही चाहते हैं, जो इस काम में चला गया वो यू टर्न उसका करना बहुत मुश्किल होता है, ओ। क्योंकि एक आदत, हैबिट ऐसी बन जाती है।
हमारा ये है, जितनी भी हमारी यंग जनरेशन अभी आ रही है, 17-18 ईयर्स जो बच्चे हैं, वो इन कामों की वजह अपना एक हाथ में कोई स्किल हो, एक हुनर हो, उसको लेके वो आगे बढ़े, वो चीज़ ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम अपकमिंग जनरेशन पे हम रहते हैं, जो हमारे सेकंड लाइन लीडर्स हैं, वो ये काम में ना आए, जैसे बैगिंग करना हो, सेक्स वर्क हो, क्योंकि ये है कि इन चीज़ों में करने से एक तो है, क्योंकि ये हो जाती है कि अपने शौक पूरे करने हैं, अपने शौक वो दूसरे मेहनतों वाले काम में करके वो शौक अपने पूरे करें। क्योंकि इसमें ये हो जाता है, जब हम ये काम करते हैं या कुछ भी है, क्योंकि एक तो हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं आज कहूँ मैं बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ, मैं जब तक मेरे पास कपड़ा कोई नहीं देगा सिलने के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, वहां पे भी मुझे काम नहीं मिलेगा। अगर मैं कुछ और भी बीपीओ वगैरह में, अगर मैं कॉल सेंटर या कुछ भी वहां पे काम करूँ, अगर स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन होगा मेरे साथ, मैं वहां कैसे काम कर पाऊंगी? यस। तो ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है। आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मुझे मेरी गुरु से मिलता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, आप क्योंकि शेयर वो, करना चाहेंगे कौन है वो? हाँ, मेरी गुरु का नाम सिमरन शेख है। वो ओके। लोग क्या कहते हैं, मेरे से भी बड़ी पुरानी ही कहूंगी, सोशल एक्टिविज्म में है। तो हम लोग साथ मिलके ही काम करते हैं, सब लोग। वो मेरे से भी और बड़ी ऊंची पोस्ट पर काम कर रही हैं, एज अ डायरेक्टर में वो हैं। ओके। तो दिल्ली में ही काम करे। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस समाज के लिए ये काम कर रही हैं। आप किन्नर समाज के फ्यूचर के लिए क्या बदलाव देखना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? यही है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम चलते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को, अगर मैं कहूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग नहीं इंटरेस्ट है, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। उनको इंटरेस्ट किस में आता है? मेकअप में, क्योंकि हमें इस जगह एक्सेप्ट किया जाता है। ओ। फैशन डिजाइनिंग में हमें जल्दी ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, ओके। क्योंकि हमें पता है हम लड़की से भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं किसी का। यस, मैंने देखा है क्योंकि बहुत सारे। बॉलीवुड हाँ। में भी अगर जाओगी या कहीं पर भी जाओगी, ये 2-3 लाइन ऐसी हैं जिसमें हमें बहुत जल्दी एक्सेप्ट, और हमारे साथ इस तरह का यहाँ पे कोई स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता। तो यस। इसीलिए ही हम यही कोर प्रोग्राम लेकर आती हूँ मैं, ताकि मेरी कम्युनिटी का फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट करे, ताकि वो अपना सेक्स वर्क और बैगिंग से हटके वो ये काम करे। तो आपको एक आपके जो बच्चे जिनको आप सिखाते हो उनको एक मेकअप के जो पार्टी मेकअप है या ब्राइडल भी करते हैं, दोनों तरह करते हम हैं? 1 साल का प्रोग्राम चलाते हैं मेकअप आर्टिस्ट का, जिसमें हम नेल एक्सटेंशन इंक्लूड, हेयर का सारा केमिकल वर्क जो भी है, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, एडवांस मेकअप, हम हर तरह का मेकअप उन्हें सिखाते हैं। तो आपके जो जहाँ पे आप सिखाते हैं वहां पे सिर्फ आपके किन्नर समाज के ही लोग आते हैं या अदरवाइज भी लोग आते अदर हैं? भी आते हैं, क्योंकि मैं मिक्स बैच चलाती हूँ। आधी कम्युनिटी भी होती है, आधी लड़कियां होती हैं, क्योंकि जनरल लोगों को, मतलब सोसाइटी में भी पता होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी की ऐसी नहीं है कि हम हर किसी को सींग मारे या कुछ भी है। क्योंकि हर किसी का, अगर दिल किसी का दुखेगा तो वो पलट के जवाब तो देगा ही देगा। यस। तो यही चीज रहती है। तो लड़कियां भी सीखती हैं, तो कम्युनिटी के लोग मिक्स होके सीखते हैं। मिक्स बैच होते हैं हमारे। अच्छा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं नहीं, आती है उन्हें और कोई उनको दिक्कत वो नहीं क्या, है। अगर वो सीख जाती हैं तो उनको काम मिलता है और वो उनको क्या चार्ज मिलता है हमारे उसमें? जो कम्युनिटी के लोग हैं मोस्टली फ्रीलांसर वर्क ही करते हैं, 90%, क्योंकि जॉब करना किसी के अंडर नहीं इतना वो पसंद करते। हम्म। मोस्टली उनको यही चाहिए होता है कि हम फ्रीलांसर अपना काम करें। इंस्टा में सबके अकाउंट ओ। अलग अलग अपनी ओके ओके। आईडीज बनी होती हैं। अर्बन क्लैप से भी टाई अप होके काम वगैरह वो अच्छा, लोग करते रहते हैं। क्या उनको सही चार्जेस मिल हाँ, जाते उनको हैं? उस टाइम पे सही, मतलब इनकम उनकी हो जाती है। अच्छा, और नेल आर्ट भी हाँ, सिखाते हैं नेल आर्ट आप? सब कुछ है। कंप्यूटर भी जी, सिखाते हैं? कंप्यूटर का अलग प्रोग्राम होता है, फैशन डिजाइनिंग का अलग प्रोग्राम होता है। आप एक आम सोसाइटी को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस समाज को, आपके समाज को अपनाएं, दिल से अपनाएं, और जो यहाँ की सरकार है वो भी आपके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स करे और जिनको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि कभी मैं सोचती हूँ, जब मुझे कोई बैगर दिखता है तो मेरा मन करता है इसे बोलूं तुम हमारे घर में काम करने आ जाओ, पर वो नहीं आता क्योंकि उसको, जैसे आपने बोला, उतना पैसा उसको घर के काम में नहीं मिलेगा जो उसको उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। तो और ऐसा क्या बदलाव हो कि जिससे कि उनको उस चीज से हटके जो आपके साथ और लोग जुड़े और गवर्नमेंट में ऐसी कुछ चीजें आए आगे कि जो उनके फायदे में आए? एक्चुअली अगर अब मैं बात करूं सोसाइटी की, सोसाइटी से मेरा यही कहना है कि सोसाइटी के ही हम भी बच्चे हैं। हर लोग इंसान हैं, इंसान को इंसान की तरह समझे, वैसे ट्रीट करें, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो।
उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सेंसिटाइज हो जाए। क्योंकि एक होता है पढ़े लिखे होना, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपके पास परिवार का सपोर्ट है, उनके संस्कार हैं, तो आप किसी का बाहर किसी ट्रांस का दिल दुखा के अपने उन संस्कारों पे कलंक ना पोते, मैं यही कहूँगी। क्योंकि कई लोग होते हैं फैमिली के साथ, हम फैमिली के साथ नहीं रहते, हमें वो संस्कार वो प्यार नहीं मिलता जो आप लोगों को मिलता है, हम उससे वंचित रहते हैं। तब भी अगर हम खुशियां बांटते हैं तो उस खुशियां का सम्मान करना सोसाइटी का काम। इस मामले में एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो लोग अक्सर पूछते हैं कि जो आप कह रहे हो कि जो बधाई मतलब लेने के लिए जाते हैं, एक टाइम था कि बहुत एक नॉमिनल सा चार्ज था, लेकिन आज की डेट में बहुत ही मतलब अनलिमिटेड मांग की जाती है, और किसी के पास अगर नहीं भी है तो भी उसको कैसे भी करके देना पड़ता है। और वो जो चीज है, वो जो बद्दुआ वाला एक शब्द है कि बद्दुआ दे देंगे तो इनकी लग जाएगी, और कुछ लोग हैं जो नहीं मानते इन चीजों को, कहते हैं कोई बात नहीं दे दो, लेकिन अंदर फिर भी एक डर सा समाया होता है। तो ये जो इन्होंने अनलिमिटेड अपनी डिमांड्स कर दी हैं, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या ये सही है? मैं बुलबुल जी इसमें कहना चाहूंगी, पहली चीज हम सिर्फ दो ओकेजन पे ही मांगने के लिए जाते हैं बधाई में। एक जब शादी होती है, एक जब आगे बेटा पैदा होता है, या कोई बेटी पैदा होने पे बुला ले खुश है तो वो किन्नरों को खुशी खुशी बधाई देते हैं। आप एक टाइम पीरियड सोचो, अब किसी का बेटा है, किसी की शादी हुई है, उसका बेटा हुआ है, हम तब बधाई लेने गए। नेक्स्ट टाइम आप तब जाएंगे उसके घर पे 25-30 साल बाद जब उसके बेटे की शादी होगी। 25-30 साल तक हम उसके घर नहीं गए। अब अगर हम किसी से बधाई ले रहे हैं तो हम भी तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही, महंगाई आपके लिए भी है वो तो तो हाँ, हमारे वो लिए बात भी तो है, ठीक है। तो हम भी उसी हिसाब से ही मांगते हैं। और जब हम किसी के घर जाते हैं मांगने के लिए, घर में हर एक चीज होती है, आप 10वां हिस्सा हर किसी चीज का निकालते हो, तो हमारे लिए भी अगर आप 10वां हिस्से में से थोड़ा सा 1 रुपया भी रोज का निकालोगे तो आपको बधाई का वो अमाउंट इतना ज्यादा नहीं नहीं लगेगा लगेगा। जो उस टाइम पे आप हमें दे रहे हो। और ये होता है कि बद्दुआ, हम किसी को अगर, मैं किसी से 1.25 लाख बधाई मांग रही हूँ, मुझे वहां से 1.25 लाख नहीं मिल रही, कम मिल रही है, कुछ भी है, हम उसे बद्दुआ दे के नहीं जाते, हम तब भी उसे दुआ दे के ही जाएंगे कि तूने हमें इतनी दी, कोई नहीं अगली बार तू हमें ज्यादा दे दियो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगोशिएबल हो जाता है, कि ये नहीं है कि हम भी अड़ जाते हैं हमें इतनी ही चाहिए। बट ये है, हम जो है लोग हैं, घर देख के हम भी बधाई मांगते हैं। ओके। क्योंकि अब किसी का अब ये नहीं है कोई रेंट पे रहता है हम उससे 50,000 मांग ले या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई खुशी से अपनी इच्छा से हमें बधाई तो देता ही है। अब शादी ब्याह करते हैं लोग, 30-50 लाख आराम से खर्च कर देते हैं आज के टाइम पे, क्या हमें बधाई देने के लिए नहीं है? हम तो फिर उपदेवताओं में आते हैं। और हमें तो जब राजा दशरथ ने भी इतनी बधाई दी थी उस समय हमारे समाज को, जब राम जी का जन्म हुआ था, और सबको पता है राम जी का जब जन्म हुआ था उस टाइम पे कितने टाइम बाद, 3 पत्नियां होने के बाद भी उस टाइम पे कोई पुत्र नहीं हुआ था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी यज्ञ किया गया था, तो यस। उस टाइम पे भी तो बधाई दी गई थी ना। यस। नहीं, जैसा कि आजकल अब ये हर त्योहार पे भी मांगते हैं, होली, दिवाली, घर ले लिया या कोई भी नया काम किया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड की जाती है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप मांग रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी इच्छा से थोड़ा आपको कम भी दे रहा है तो आप प्यार से उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मोस्टली लोग कर क्या कि जितने भी हमारे समाज के हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है उस टाइम पे भी कुछ बातें ऐसी निकल के हो जाती हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं होती। ओके। क्योंकि रीजन क्या होता है, हाथ की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। लोग प्यार से कोई बधाई नहीं देता, आज का ये टाइम तो बात ये तो भी है, है। ये तो है। हर किसी से हमें भी फिर लेना ही होता है। अब एक चीज बताओ, आप मुझे जॉब नहीं दे रहे, आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, आप मुझे कोई काम करने नहीं दे रहे, मेरे पास काम क्या है, बधाई का, सेक्स वर्क का या बैगिंग का। अब उस टाइम पे भी अगर आप कहोगे इतने नहीं इतने लो, तो वो चीज भी तो अब आपकी गलत है ना। हम तो पढ़ना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं, उसमें भी समाज हमें या तो सपोर्ट नहीं कर रहा। या तो कोई समाज ये अपना एक मुद्दा उठाए कि एक बच्चे की स्टडी पूरी नहीं, हमें ताउम्र के ये लिए नहीं, उसकी हमें फ्री इस कर तरह दे। का नहीं चाहिए फ्री। तो मैंने खुद, क्या कहते हैं, एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लोग बच्चों की नॉर्मल लड़का लड़की अगर एडमिशन लेगी उसकी 1 साल की फीस 8-9 हजार है। हम, मैंने अपनी फीस 20 रुपए कराई हुई है। एज ए ट्रांसजेंडर अगर अच्छा। एडमिशन लूंगी, ये मेरा इनिशिएटिव है, ये मैंने किया हुआ है। ओके। तो वो सिर्फ जहाँ कोई 9 हजार फीस देगा, मैं 20 रुपए फीस दूंगी ओके। उसकी।
क्योंकि हमने भी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट टाई अप करके इनिशिएटिव एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने लिए हुए हैं। बट ये सोसाइटी का क्या है, बधाई में इतने लेके जा रहे हो, वो तुम्हें देते हुए चुभ रहा है, मानती हूँ। बट ये हमें काम भी तो नहीं तुम करने दे रहे। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि अब हम कहाँ जाए। अब कहीं तो फिर अब हमें भी चाहिए चाहिए, फिर अब वो आपको ही देना होगा। उस टाइम पे वो गुस्सा भी कहीं ना कहीं निकल के आता है। हाँ। वो उसे फिर एग्रेसिवनेस कह लो या कुछ भी है, वो चीज अब आपकी भी गलत है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपकी साइड से कुछ होगा, सारी चीजें हैं। हम बधाई नहीं देना चाहते, आप हमें पढ़ने ही नहीं देना चाहते, हक तो हमारा भी है ना। जितना हक आपका है भारत में रहने का, उतना हमारा भी है। पढ़ने का हक सबको है। उसमें फिर हमें सपोर्ट करो, हमारे साथ बुलिंग, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। यही सोसाइटी के लोग हैं जो करते हैं। अब फिर उस टाइम पे भी फिर ये चीज बोलना, तो ये भी तो गलत है ना फिर। तो मतलब होना ये चाहिए कि जो करना देना ही है तो उसको प्रेम से दे दे, प्यार से दे और आशीर्वाद ले। आशीर्वाद से। क्योंकि देखिए ब्लेसिंग्स तो हर एक को चाहिए। हम्म। और मैंने ये भी मानती हूँ, मैं खुद मानती हूँ कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और जो मेरे साथ ये पिया, मैं इनको बिटिया ही बोलती हूँ, ये बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं। और हमारे यहाँ ये आती भी हैं, गुरुजी के सत्संग में भी आती हैं और गुरुजी को भी मानती हैं, बहुत सिमरन में भी रहती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं। और कभी भी इन्होंने हमसे कभी कोई डिमांड नहीं की। अगर मैंने इनको कभी कुछ दिया है तो ये कभी लेके नहीं जाती हैं। मैंने पहली बार ऐसे किसी को देखा कि वो कुछ नहीं लेता और वो कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए। तो ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स तो हमें भी चाहिए होती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने आपके बारे में सर्च किया और मुझे पता चला, मैं जानती भी हूँ आपको, कि आप एक फाउंडेशन चलाती हैं, सतरंगी समाज। उसका सही सही काम क्या है, उसके प्रोग्राम्स क्या हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं, कौन से इशू पे आप फोकस करती हैं, आपकी क्या वेबसाइट है, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? सतरंगी समाज फाउंडेशन है, जिसमें मैं अपने समाज के लोगों के लिए काम कर रही हूँ। इसमें क्या है, हम लोग स्किल बिल्डिंग पे काम करते हैं, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कराते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, नेल एक्सटेंशन, ये सब हम ब्यूटी थेरेपिस्ट के हम ये एक एक साल के प्रोग्राम चलाते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग सिखवाते हैं। और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराते हैं। और ये कोर्स के बाद अगर कोई जॉब करना चाहता है तो जॉब प्लेसमेंट में हम लोग काम करते हैं, ताकि कम्युनिटी के लोगों को जॉब मिले, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो इसमें हम एज ए कम्युनिटी लीडर हम लोग वहाँ पे काम करते हैं। आपका आने वाले समय में इसका क्या उद्देश्य है, कि आप कहाँ इसको देखना चाहते हैं अपने इस जो फाउंडेशन को? मैं यही देखना चाहती हूँ कि एज ए शेल्टर होम की तरह, या कुछ भी एक समाज मेरे समाज के लिए होना चाहिए। अगर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं, उसके पास कोई आसरा नहीं होता कि वो कहाँ जाए, कहाँ जाके रहे, किससे मिले। गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, हाल फिलहाल से 4-5 सालों से शेल्टर होम के प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। बट वो उस लेवल पे स्टार्ट नहीं हो पाए हैं जिस लेवल पे उन्हें होना चाहिए। उसमें भी कहीं न कहीं कमी है, बट ये भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ले रही है। तो बस यही है कि काम कर रहे हैं अपने समाज को। बस मेरे समाज के लोग सेक्स वर्क और बैगिंग जैसी चीज़ों पे ना जा पाएँ। मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, अपने लिए काम वगैरह करें। और आपको अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक वोटिंग का भी राइट मिला है, कि ये भी आपको? हमारे लिए जब नालसा जजमेंट आया था ट्रांसजेंडर एज़ ए थर्ड जेंडर की तरह, हम्म। तो उसमें हमने एक्सेप्ट किया। बट ये है थर्ड जेंडर, पहला जेंडर कौन-सा? मेल का या फीमेल का? दूसरा क्यों? हम तो तीसरे में नहीं रहना चाहते। हम्म। जो तृतीयपंथी आया था तो उसे हटा के हमने एज ए ट्रांसजेंडर डाला। तो कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया, तो वो एज ए ट्रांसजेंडर हमें 2014 में मिला। तो जिससे हमारा अलग से जब हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो हम उसमें जाके टिक कर सकें। क्योंकि इससे पहले कॉलम आया था अदर का। अदर में हर एक चीज़ आती है, हम अदर में टिक नहीं करना चाहते। तब से फिर ट्रांसजेंडर का कॉलम आना स्टार्ट हुआ, तो तब से वोट देना, ये सारी चीज़ें हमने भी एक्सेप्ट की। तो हम भी एज ए भारत के नागरिक की तरह हम भी वोट वगैरह देने शुरू किए। ओके। आपके हिसाब से किन्नर समाज को सबसे बड़ा चैलेंज किस फील्ड में आता है? शिक्षा में, नौकरी में, या सामाजिक स्वीकृति में? देखो बुलबुल जी, क्या कहते हैं, मैं इसमें कहना चाहूँगी कि सबसे पहले शिक्षा है। शिक्षित होंगे तभी कोई नौकरी देगा। जब वहीं पर ही हम स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो हमें जॉब किसने देनी? अब जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, 7th 8th स्टैंडर्ड में स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कोई 4th 5th में भी हो जाते हैं। उस टाइम पे उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता।
क्योंकि स्कूलों में उसके साथ हरसमेंट हो रहा है, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, और टीचर की आंखों के सामने होता है और वो उसे रोक नहीं पाते। ये सबसे बढ़िया, टीचर ये कहते हैं कि अपने बच्चे को घर पे रख लो, तुम्हारा बच्चा ही ऐसा है। अच्छा, तो इस तरह फिर स्कूल छोड़ा जाता है। जब स्कूल ही छोड़ दिया तो नौकरी नौकरी तक कहाँ तो से मिलेगी? जाने की कोई उम्मीद ही नहीं है। अगर चलो किसी ने लड़ झगड़ के कुछ भी है, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, नौकरी तो उसके लिए भी नहीं है। क्योंकि हमें हर एक चीज पे, चाहे वो शिक्षा हो या हमारे हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटल में जाना हो गवर्नमेंट में, हमें हर जगह ये सारी चीजें फेस करनी ही पड़ती हैं। तो आपने जो ये अपना, मुझे ऐसा लगता है जो पिया जी ने एक उद्देश्य बनाया है कि लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना हो, जैसे वो अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रही हैं ताकि वो बिजनेस कर सकें, है ना? और वो जब बिजनेस करेंगी तो उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, किसी की नौकरी तो है नहीं है, मन मर्जी से वो अपना बिजनेस कर सकती हैं, ऑनलाइन भी कर सकती हैं और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने ये जो अपना इतना अच्छा ये अपना फाउंडेशन बनाई है कि ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें। जी। तो इसमें आपने अपने काम के दौरान सबसे ज्यादा किस तरह का स्ट्रगल देखा है? या बच्चों को जो वो तो आपने शुरू में बता ही दिया कि उनको हर जगह हैरेसमेंट होती है, और किस टाइप का उनको स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो सड़क पे रोड पे जा रहे होते हैं तो उनको अलग निगाहों से देखा जाता है। तो क्या आप उसके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम करते हैं, कोई आवाज उठाते हैं या उनको उनकी काउंसलिंग करते हैं, वो बताएं आप। देखो, इसमें क्या होता है कि जब हम क्या कहते हैं कहीं पर सड़क पे निकले हैं, सबकी निगाहें तो हमारे ऊपर होती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वहीं से बुलिंग भी होती है। चाहे मेट्रो में जा रहे हो, हम बस में जा रहे हो, अगर हम जहाँ बैठे हैं हमारे साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। बाहर लोगों का की सोच यही है। बट हम इसमें ये काउंसलिंग और लोगों की देते हैं, पर लोगों को अवेयर होना चाहिए, हमारे बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांस कम्युनिटी क्या है क्या नहीं है, लोगों को पता नहीं है। पहले क्या होता था कि हाँ, इनसे दूर रहो, ये बच्चे उठा के लेके जाते हैं। ओ। हमारे पास खुद के खाने के लिए नहीं, हम किसी का बच्चा क्यों उठा के लेके जाएंगे, पहली हम्म। चीज। दूसरी बात तो ये होती है, पहले धारणाएं जो बनी हुई है लोगों की, कि उसमें बोल दिया जाता है कि जब कोई किन्नर बच्चा पैदा होता है तो उससे ये लोग अपने साथ उठा के ले जाते हैं। हाँ, ये तो हम क्यों सुनने में लेके आया जाएं? है। हम ऐसे कुछ नहीं लेके जाते, ये सोसाइटी की खुद की बनाई हुई धारणाएं हैं। तो फिर क्या पेरेंट्स उनको छोड़ पेरेंट्स देते हैं? उनके खुद देते हैं, हमें बुलाकर। अच्छा, अभी खुद तक तो का यही बच्चा लगता था खुद कि का उठा बच्चा के ले। हमें खुद दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? हम तुमसे मांगने आए हैं? हमारे डेरों में पैगाम भिजवाए जाते हैं कि आ जाओ, किसी के पैदा हुआ है ऐसा बच्चा, आप उठा के ले जाओ। सबसे बड़ी चीज, 6 महीने तक कोई भी बच्चा पालना हो तो माँ का दूध सबसे जरूरी होता है। तुम 3 दिन का बच्चा हमें दे रहे हो, हम कैसे पालेंगे? हम भी तो किसी औरत को ही देंगे उस समय पालने के लिए कि तुम इस बच्चे को पालो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। हमें तो मत दो, चीज तुम्हारी है। क्या तुम्हारा कोई बच्चा मैं उठा के लेके जा सकती हूँ? नहीं लेके जा सकती। तुम खुद दे रही हो तो अच्छा, मैं ये लेके बहुत जा रही बड़ी हूँ। गलत फहमी है लोगों को ये कि वो सोसाइटी उठा में के ले लोगों जाते ने हैं। खुद बनाई हुई मिथ है बना दिया कि इसको। हमसे दूर रहे, हमसे लोग डरे। हमसे क्यों डर रहे हो? हमारे कोई सींग नहीं है, हम कोई मार नहीं रहे। बददुआ अगर लगती है तो देखो, जिसका दिल दुखेगा वो उसके मुंह से बददुआ ही वो निकलेगी। तो आजकल जो नॉर्मल हर लोग भी नॉर्मल ऐसे ही सब करते किसी हैं। के साथ है, तो ना किसी का दिल दुखाओ तो बददुआ लगेगी नहीं, ना कोई बददुआ देगा। बहुत आप सही भी बात। खुशी से रहो, हम भी खुशी से रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ना कभी किसी का दिल दुखाओ तो ना ही किसी की बद्दुआ लो। तो आपको ऐसा लगता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं और जो कानून है वो ग्राउंड लेवल पर किन्नर समाज तक पहुंच पा रहा है अभी कि नहीं? जो हमें जैसे नालसा जजमेंट आया तो उसके साथ हमारा 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने हमारे लिए टीजे बिल भी पास किया, टीजी एक्ट बना। उस एक्ट में बहुत सारी चीजें थी जो हमारे समाज को नहीं चाहिए थी, वो चेंज भी हुई, बिल भी चेंज हुआ, तब जाके लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास हुआ। उसमें यही था कि हमारे लिए टीजी सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया कि हर कोई ट्रांस अपने लिए टीजी सर्टिफिकेट अप्लाई करे। ऐसी बहुत सारी चीजें बोली गई कि बिल में हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, बट ग्राउंड लेवल पे वो उतना काम नजर नहीं आता। क्योंकि एक छोटी सी चीज है, टीजी सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर बन के आ जाना चाहिए, डीएम उसे साइन करके देता है। ओके। एप्लीकेशन 6-6 9 9 महीने तक पेंडिंग रहती है, क्योंकि डीएम चेंज हो जाते हैं। एनआईएसडी है द्वारका के अंदर, उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं अवेयरनेस के लिए कि टीजी सर्टिफिकेट, टीजी पोर्टल है, ऑनलाइन चेक करो, वो बनता है, अप्लाई भी ऑनलाइन होता है। बट तब भी वो लोग डीएम साइन करके देना नहीं चाहते, क्योंकि वो अवेयर नहीं है। ये हमारी सबसे, क्योंकि हमारी सारी चीजें उस टीजी सर्टिफिकेट के साथ ही होती हैं।
कोई भी अगर हम गवर्नमेंट स्कीम के अंदर एनरोल्ड होना चाहेंगे तो वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है हमारा, जो हमारा बहुत इजी बनता नहीं है। ओके। उसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी एट प्रेजेंट बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है और जो लोगों को, मेरे लोगों को वो मिल नहीं रहा है। ओके। आप में से ही कुछ लोग हैं जो आजकल बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी बन गए हैं और उनको बहुत नाम नेम फेम भी मिल रहा है, वो उनके एफर्ट्स हैं। तो उनको जब पॉलिटिशियन बनाया गया तब लोगों ने नहीं इसके खिलाफ आवाज उठाई कि इनको क्यों बनाया जा रहा है? उस टाइम पे यही होता है, जैसे सबको पता है दिल्ली के अंदर पहले हैं शबनम ओसी जी हैं, उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ा, बट उस समय एक भी यही लक्ष्मी था। जी हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, हमारी गुरु महामंडलेश्वर हैं वो। मैं मिली उन्होंने हूँ अलग उनसे, से मैं किन्नर उनसे अखाड़ा मिली हूँ। उन्होंने अलग से किन्नर अखाड़ा बनाया और सारी चीजें काम की, और बहुत सारे हम महामंडलेश्वर मंडलेश्वर बने एक हैं। पुष्पा माई हैं, हाँ, मैं वो उनसे भी जयपुर मिली से हूँ, हैं। बहुत प्यारी हैं, तो बहुत ऐसे में बहुत प्यार सारे हैं करती हैं। जो लोग हाँ। काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को ही देख के एक्सपायर होते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग भी चलते हैं। कोई ऐसा मोमेंट बताएं जिसने आपकी वजह से किसी ऐसे किन्नर की जिंदगी बदल दी हो, वो बहुत ही एक दुख में थे, अवसाद में थे, या परेशान थे, या जिंदगी से अपनी उम्मीद खो बैठे थे और आपने उनकी लाइफ को चेंज किया? थोड़ा ऐसे सा। यही होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है। हमारी एक ट्रांस थी, बहुत डिप्रेशन में थी, सुसाइड का भी उसने कोशिश की, सुसाइड से भी वो बच गई, मरी नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसकी काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा करवाई, खुद भी की, समझाया बहुत सारी चीज़ें, उसे अपने पैरों पे स्टैंड किया, बैगिंग करती थी वो, तो उसको वहाँ से भी निकाला। तो अब एज ए क्या कहते हैं, वो किसी कंपनी में एज ए एचआर डिपार्टमेंट में वो काम कर रही हैं। वाह। और वो सबसे बड़ी चीज़ है अब उसकी, क्योंकि वो बीबीए से थी, फिर उन्होंने एमबीए भी बाद में किया अपना कंप्लीट, उसमें एजुकेशन में भी उनको सपोर्ट वगैरह दिलवाया। तो ये सारी चीज़ें तो कम्युनिटी के लिए हम लोग करते ही रहते हैं, जिसको भी कहीं से भी अगर कोई एजुकेशन का फंड होता है या जहाँ पे फीस ज़्यादा लगती है तो हम फंड रेजिंग करके हम ये चीज़ें कर लेते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपकी अपनी जर्नी में सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा है? उसमें यही था कि क्या कहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग बनने का शौक था, नहीं कर बन पाई। तो मैं बहुत सारे एनएसडीसी के प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे 2019 में, मैंने ही क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर किन्नर समाज के कह लूँ या ट्रांस कम्युनिटी कह लूँ, उसके लिए मैंने क्या कहते हैं स्किल बिल्डिंग के प्रोग्राम जब स्टार्ट हुए थे तो सब मैं भी इनरोल्ड हुई थी एज ए स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट करके, तो वहाँ से मैंने एक छोटे से बिजनेस की स्टार्ट की थी एज ए बुटीक का। तो ओह। मैं वहाँ पे वो काम कर रही थी और उसी के साथ साथ क्लासेस और स्टार्ट करने के लिए मैंने उसी में ही सारे अपनी कम्युनिटी का एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग सारे काम वगैरह करते हैं। तो आपके पास अभी कितने बच्चे हैं? आपके जो एनजीओ में जो आप चलाते हैं संस्था, उसमें कितने स्टूडेंट हैं जो आते हैं? उसमें जो हमारे बैचेस चलते हैं, अगर मैं सारे बैचेस का बताऊं, पर ईयर में हम क्या कहते हैं 100 बच्चों का ही कराते हैं, क्योंकि 25 का एक बैच होता है और अच्छा। ये 1 साल तक प्रोग्राम चलता है। तो यही लगा लो 100 बच्चे हमेशा हर साल मैं निकालती हूँ कि तो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए और अपने लिए काम करें। बहुत ही बढ़िया। और आप उनको आगे जॉब दिलवाने में भी जी, हेल्प करते हैं? जी। जॉब प्लेसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने हमें ऐसा बना दिया है कि हर कंपनी के लिए हम लोग ज़रूरी हैं, ओह अच्छा, कि वेरी इन्हें नाइस। जॉब देनी ही देनी है, बट ये अब कंपनी वाले हमें यूज़ कर रहे हैं। ओके। यूज़ ऐसे होते हैं, बहुत सारे वेयर हाउसेज़ हैं, जैसे फ्लिपकार्ट के हो गए, मिंत्रा के हो गए, अमेज़न के हो गए, ये लोग क्या करते हैं कम्युनिटी के लोगों को हायर करते हैं। अच्छा। हायर करते हैं, बट क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेटर 11 महीने से ज़्यादा किसी को देते नहीं है, उसके बाद उसे जॉब से निकाल देते हैं। अच्छा। फिर उसे जॉब देते हैं, नए लोग को के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे अब हम यूज़ हो रहे हैं कि अगर किसी को जॉब दे रहे हो, उन्हें पता है कि ये लोग सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, काम करने में, हार्ड वर्क में हम पीछे नहीं हटते, बट तब भी हमारे साथ ये चीज़ इस टाइम पे वेयर हाउसेज में हो रही है, ये चीज़ गलत है थोड़ा सा। तो इसको रोकने के लिए फिर अब इसमें बहुत यही मेहनत एफर्ट करनी है कि पड़ेगी। अब हम ये है कि अब हम वेयर हाउसेज में अपने लोगों को नहीं भेज रहे कि वहाँ पे वो काम करे, जो लोग कर रहे हैं वो लोग करें। बाकी अनदर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स वगैरह हैं जहाँ पे जॉब के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, कईयों की जॉब लग जाती है, बट कईयों का वो ऐसे ही होता है कि वो ड्रॉप जॉब छोड़ के आ जाते हैं। जो आपके किन्नर समाज से जुड़े हैं लोग, उनके जो यंगस्टर बच्चे हैं,
वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उनके लिए एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि कोई भी मेरे समाज के जो बच्चे हैं बस वो गलत काम में ना घुसे, किसी भी सेक्स वर्क में ना जाए और बैगिंग में ना जाए, अपने पैरों पे स्टैंड हो, अपनी लाइफ पे अपने शौक खुद से मेहनत करके पूरे करे, क्योंकि मेहनत हर काम में लगती है, चाहे वो बैगिंग हो चाहे वो सेक्स वर्क है। बट गलत काम में ना जाए, अपने पैरों पे स्टैंड हो। मेरे लिए जितने भी अब एक यंगस्टर बच्चे हैं मैं उनको यही मैसेज देती हूँ। बहुत बढ़िया। आपके ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर्स गोल्स जो हैं वो क्या हैं, और आम लोग जो हैं आपकी मदद और सपोर्ट आपको कैसे कर सकते हैं? देखो, सपोर्ट दो तरह तीन बहुत तरह का होता है। एक सपोर्ट ये भी होता है कि आप मेरी कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये भी हमारे लिए सपोर्ट है। एक होता है कि आप हमें फंड दे रहे हैं, एक होता है आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट कर रहे हैं, एज ए वॉलेंटियर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वो भी अच्छा है। जो जैसा करना चाहे, बस यही है सबसे बड़ी चीज़, एक्सेप्ट करें हम लोगों को। तो इनकी जो कम्युनिटी है उसमें मैं दिल से ये चाहती हूँ कि कोई ऐसे वॉलंटियर जुड़े जो टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ बच्चों की काउंसलिंग कर सकें। उनको अगर वो पैसे से नहीं सपोर्ट कर सके, उन्हें मेंटली उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनको डिप्रेशन से दूर करने के लिए क्लासेस दी जाएं, या उनको जो हेरेसमेंट करी जा रही है उसके लिए उनको बोल्ड बनाया जाए। तो कुछ ऐसी ही दर्शकों से उम्मीद करती हूँ मैं कि अगर कोई भी ऐसे इनको हेल्प करना चाहे तो वो जरूर आ सकता है और हमें मैसेज कर सकता है। और जो आजकल एक और बात बड़ी सुनने में आती है कि जो किन्नर समाज के जो गुरु हैं या जो बड़े बड़े, वो उनके पास बहुत गोल्ड होता है, या वो जो भी उनकी एफर्ट्स हैं जो उन्होंने कमाए हैं, लोगों की बड़ी नजर रहती है, तो बड़ा अमीर है हम इसको और क्यों दें। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उसकी रोजी रोटी क्या है, ना उसे कोई स्कूल में दे पढ़ने दे रहा है, ना उसे कोई नौकरी दे रहा है, ना उसे कहीं बिजनेस में जाने दे रहा है, तो वो क्या करेगा? तो फिर वो थोड़ा, मैं ये चाहती हूँ कि उनको दिखावा भी नहीं करना चाहिए कि लोगों की नजरों में आते हैं कि इनके पास बहुत है, हम इन्हें और क्यों दें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अब जिसके पास है वो तो पहनेगा ही, अब पहनने के लिए है। और पहली चीज ये होता है, हमारे ये पुश्तैनी पुराना चल रहा होता है अच्छा। कि अगर मैं कहूँ मेरी दाद गुरु ने मेरी गुरु को दिया, मेरी गुरु ने मुझे देती है, मैं आगे अपने चेलों को देती हूँ, ये हमारा चलता रहता है। अच्छा। हम इतना थोड़ी ना अब आज के टाइम पे गोल्ड हम खरीदें या कुछ भी है, जब पुराना है तो हम तो पहनेंगे ही पहनेंगे। हमें इससे है कि हमारा दिखावा नहीं है, ये हमारा शौक है। हर किसी के शौक होते हैं, किसी के पहनने के होते हैं, किसी के नहीं होते, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हॉबीज होती हैं। किसी की क्या हॉबीज हैं, किसी की क्या है, तो ये सबका है। अब जब हम अपने सम्मेलनों में जाते हैं तो उसमें हम लोग सब पहन के जाते हैं। अब कोई भी फंक्शन में जाएगा अपने, या वो तो फंक्शन पहनेगा करेगा, ही, हाँ। सज धज के तो जाएगा ही जाएगा। तो जो हमारी परंपराएं चल रही हैं वो तो हम उस हिसाब से ही करेंगे। क्यों, हमारा जब लेन देन जब हम करते हैं अपने समाज के अंदर, तो हमारे लेन देन इस हिसाब से ही होता है। तो उसको ऐसे एज अ बाकी लोगों को नहीं देखना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास उसमें बहुत ये है, इनको ना दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ना दिया जाए, देना तो है ही है। क्योंकि अब ये चीज है, अब जो आप दे रहे हो, माना आपके घर पे 5 लोग आए हैं, आप उन पांचों को नहीं दे रहे, जो उस डेरे में 60-70 लोग रहते हैं ना, वो उन सब में बटेगा। अच्छा। तो आप उन ये मत समझो कि आप उन 5 लोगों को दे रहे हो, आप उन पूरे डेरे को वो दे रहे उनका हो, पूरा जो खानदान कुनबा है जो वो पूरा उनमें खाता है सबको उसमें। जाएगा। उस ओके। टाइम पे अगर आप 1.25 लाख की बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से पर बंदे के पास अगर देखा जाए, पर कम्युनिटी मेंबर के पास 500-600 रुपए से ज्यादा आएगा ही नहीं, अच्छा। क्योंकि वो इतना उस टाइम पे बढ़ जाता है। आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जो लोगों के भ्रम जो हैं किन्नर समाज को लेकर, मुझे लगता है इस एपिसोड को देख के काफी हद तक उनके भ्रम दूर होंगे। क्योंकि गलत फहमियां जो हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, जो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो आपका ये जो इंटरव्यू है, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के जरिए लोग बहुत हद तक अपनी मेंटल जो स्टेटस बदलेंगे। और आज आपने हमारे बीच में मिस पिया की कहानी सुनी है। इनके अनुभव, इनकी पहचान आपके सामने पहले से भी है, लेकिन आज और लोगों को पता चलेगा। तो आप इस पॉडकास्ट को आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम दोबारा इस तरह के ऐसे जो समाज को लोग पूछते नहीं है या उन्हें अलग रखते हैं, क्योंकि ये भी इस उसी शरीर में आए हैं। इनके पेरेंट्स ने भी इनको 9 महीने अपनी कोख में रखा है, वैसे ही उनको महसूस किया है, वैसे ही उनकी देखरेख की है। किसी के अपने हाथ में नहीं होता कि वो
भगवान की बनाई हुई ये चीज है, भगवान की बनाई हुई देन है, तो इसका अपमान नहीं करना, इसका सम्मान करना है। जब आप इनका सम्मान करेंगे तो प्रभु आपका सम्मान करेंगे, याद रखिएगा ये बात। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जरूर बताइएगा। आगे भी ऐसे पॉडकास्ट लेके आएंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेके आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू बहुत आपका बहुत सारा थैंक यू। सो मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, क्योंकि मुझे पता है पिया जी बहुत बिजी रहती हैं, इनके इतने सारे शेड्यूल हैं, तो उसमें से इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।